नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द फाइंडर न्यूज। और आज जैसा कि हमारा आदर्श वाक्य है द फाइंडर न्यूज में, फाइंडिंग स्टोरीज प्रेजेंटिंग न्यूज। और फाइंडिंग स्टोरीज के सिलसिले में आज की जो कहानी है हमारी, वो एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर से जुड़ी हुई है। और इस सीरीज का नाम भी कुछ नया है, नाम है फाउंडर्स स्टोरी। हमारे साथ हैं श्री अनुराग जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में हमें पहले बताइए, और किस तरीके की आपकी यात्रा रही है और किस तरीके से आपने मतलब अभी तक जीवन निर्वाह किया। तो बचपन बहुत एडवेंचरस और फन फील्ड था, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो इंडियन आर्मी में थे और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। तब उनका पोस्टिंग लेह लद्दाख में था एंड उसके बाद काफ़ी जगह पोस्टिंग रही उनकी, और मैं और मेरी जो मदर हैं हम हमेशा उनके साथ रहे। तो जगह जगह हमने उनके साथ अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग बॉर्डर्स पे टाइम स्पेंड किया जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रही। तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, कल्चर्स का, फूड का, म्यूज़िक का और हैंडीक्राफ्ट्स का। तो आई थिंक पूरे थ्रू आउट माई चाइल्डहुड इन सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जर्नी बहुत अच्छी रही उनके साथ। और जब हम लोग आसाम में थे, पापा की पोस्टिंग वहीं पे थी अरुणाचल बॉर्डर के पास। तो वहाँ पे लाइट भी बहुत कम होती थी और टीवी भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, और खैर इंटरनेट और कंप्यूटर तो थे ही नहीं। तो बहुत फ्री टाइम था। तो मुझे याद है कि पापा खुद इतने आउटगोइंग हैं और एडवेंचरस हैं कि हम लोग बहुत घूमते थे, चीज़ें देखते थे, नई नई चीज़ देखते थे, लोगों से मिलते थे बहुत। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि बहुत कुछ है सीखने के लिए। और मैंने फिर क्या किया कि धीरे धीरे आसाम में मेरा क्रिएटिव माइंड जो है वो आई थिंक डेवलप होना शुरू हो गया था। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनाता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा खाली टाइम था, और नई नई चीज़ें बनाता था जो मैंने कहीं देखी भी नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे आइडियाज़ आते थे। किस तरीके की चीज़ें होती थी, मतलब अगर दर्शकों को? मुझे एक्सपोजर मिला ओरिगामी का। तो ओरिगामी इज़ आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, इट्स अ जापानीज़ आर्ट। तो शायद एक दो बुक्स मिली मेरे को ओरिगामी की, तो मैं पेपर से चीज़ें फोल्ड करना शुरू किया और बनाना शुरू किया। और उस सीरीज़ ऑफ बुक्स में कुछ मोर देन 100 आइटम्स थे। तो मैंने मोर देन 100 आइटम्स बनाए ओरिगामी से। तो आई थिंक उसकी वजह से माइंड काफ़ी क्रिएटिवली डेवलप हो गया। अब सिर्फ एक तो होता है कि आपने पेपर लिया और हवाई जहाज़ बना लिया, या नाव बना ली, या फूल बना लिया। तो मैंने उसमें एक फ्लाइंग फिश बनाई थी। अब ये सब चीज़ें बना के आप एक डब्बे में रखते हो, क्योंकि अब 100 चीज़ें आप टेबल पे रख नहीं सकते, इतनी जगह होती नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे डब्बे में नहीं पड़ी रहनी चाहिए। तो मैंने जैसे उसमें से बर्ड्स निकाली और उसका कुछ एक डैंगलर बना लिया, 3-4 बर्ड्स को हैंग करके, जो अब हम देखते हैं इंटरनेट पे आजकल मिल रहा है। फिर जैसे कुछ फ्लाइंग फिश बनाई थी मैंने फोल्ड करके। तो मैंने एक चार्ट पेपर लिया, उसमें कुछ 2 धागे लगाए, उसमें फ्लाइंग फिश लगाई, एंड आई यूज्ड टू मूव देम अलॉन्ग द थ्रेड। नीचे शिप पे ड्रॉ कर दिया। तो मैंने कभी देखी नहीं फ्लाइंग फिश। आपने पूरा सीनरी बना दिया उसका, सीनिक व्यू, इंटरेक्टिव है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें दिमाग में तभी आती थी कि इंटरेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। और फ्लाइंग फिश तो शायद मैंने आज तक नहीं देखी है, ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1987 की। तो वो सब चीज़ें मैं तब बना था। आई यूज्ड टू मेक एक्वेरियम। कोई खाली डब्बा मिल गया, बड़े बड़े 5-6 डब्बे मिल गए तो रावण बना लिया दशहरे पे। और क्योंकि आर्मी में लोग अलग अलग स्टेट से मिलते हैं आपको, तो वो भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी शेयर करते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ मेरी लाइफ में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी का जो बैकग्राउंड है इंडियन आर्मी का है, और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो मैंने कहीं मतलब आपके प्रोफाइल पर पढ़ा कि अंकल चाहते थे कि आप आर्मी ही ज्वाइन करें। फिर लेकिन आपका जो मतलब बेंड ऑफ माइंड था वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा था, जैसा कि आपने अपने मतलब जवाब में कहा है। तो ये किस तरीके से आपने मतलब, क्योंकि उनका मन था कि आप आर्मी ज्वाइन करें और आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते थे,
तो ये सामंजस्य कैसे बैठा फाइनली? सो जैसे हर फादर की इच्छा होती है कि जो उनका प्रोफेशन है उनका बेटा या उनकी बेटी वही प्रोफेशन में आए, बिकॉज मेरे ख्याल से उनको खुद को उस चीज़ का ही एक्सपोजर होता है। उनको लगता है बाकी सब प्रोफेशन में शायद उतने कंफर्ट नहीं है या उतना एक्सपोजर नहीं है, सबको ये लगता है। डॉक्टर हो तो वो चाहते हैं कि, तो डॉक्टर की पूरी फैमिली होती है, जो सीए होते हैं उनमें सारे बच्चे वाइफ सब सीएस होते हैं। तो ऐसे ही मेरे पापा की भी इच्छा थी कि मैं, क्योंकि उनको इकलौता बेटा हूँ, तो मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ। पर क्योंकि उन्होंने देखी कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ अपने काम में, और मैंने काफ़ी क्रिएटिव काम किया हुआ था इन माई स्कूल डेज़। स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, पहली बात तो मैं पार्टिसिपेट करता था, कभी पीछे नहीं हटा कि ये आता नहीं है मेरे को। मैंने कहा कॉम्पिटिशन है, पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेशन करेंगे तो सीख जाएंगे। तो भले ही पेंटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे फ्लावर डेकोरेशन हो, या रंगोली हो, या सैलड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी थी सब में पार्टिसिपेट करता था। और लकीली थोड़ा क्रिएटिव बैंड था, तो सब में मोस्टली फर्स्ट आता था स्कूल में। तो पापा मेरे को कहीं ये तो था ही कि क्रिएटिव है, पर उन दिनों 90s में, स्पेशली 80s 90s में, उनको ये नहीं पता था कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कैरियर भी हो सकता है। बिकॉज उन दिनों डॉक्टर, इंजीनियर, जो जितने भी ट्रेडिशनल आपके ऑक्यूपेशंस हैं, कोई सरकारी नौकरी लग जाए या आर्मी में आ जाओ, उसके अलावा कुछ था नहीं। निफ्ट, एनआईडी, ये सब लेट 90s में उनका फैशन शुरू हुआ कि आप क्रिएटिव लाइन में आ सकते हो। तो उनके लिए बहुत टफ था सोचना कि क्या करेगा ये आगे जाके। पर आई थिंक मैंने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मैंने कार्टूनिंग शुरू कर दी थी जब मैं 12th में था। और 12th में आपको पता ही है कितना बड़ा एक प्रेशर होता है बोर्ड्स का, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग कार्टून्स में और ह्यूमर में ज़्यादा रहता था, और मेरे कार्टून्स लोकल पेपर में छपने शुरू हो गए थे। तो उनको शायद लगा कि दैट ठीक है, एक कार्टूनिस्ट बन जाएगा लाइक आर के लक्ष्मण या सुधीर धर, और उन्होंने मेरे को हर चीज़ में इनकरेज भी किया। उनकी ज़रूर इच्छा रही होगी कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूं, पर जब देखते हैं कि कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो वो उसको वैसे ही उन्होंने आगे मतलब आपको पुश मिला, फैमिली से सपोर्ट था? और पुश तो नहीं मिला, पर मुझे सपोर्ट पूरा मिला। पुश मेरे ख्याल से वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको पता नहीं था कि कहाँ पुश करें इसको। पर उन्होंने जो भी देखा कि मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ, उन्होंने हमेशा तारीफ़ करी और कोशिश करी कि वो ज़्यादातर, सपोर्ट आपको, हाँ जी, जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं या उसका क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को गाइड किया, हेल्प किया। आपने जिक्र किया सर कि आप मतलब लोकल पेपर्स में आपने कार्टून्स भेजना शुरू किया था और वो पब्लिश होना भी शुरू हो गए थे। आपके प्रोफाइल पर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो आपने कश्मीर टाइम्स के साथ भी एसोसिएशन है आपका, तो वहाँ पर कैसा प्रोफाइल था? सो अगेन मैं बात करता हूँ आसाम की। जब 87 में हम लोग आसाम में थे, तब जैसे मैंने बताया कि मैंने ओरिगामी की वजह से सब कुछ शुरू किया। साथ ही में एक टिंटिन कॉमिक्स की सीरीज़ है जो काफ़ी पॉपुलर है। टिंटिन नाम से एक कैरेक्टर है, उनके कुछ 25-30 कॉमिक्स हैं जो एज ए प्रोफेशन वो रिपोर्टर थे, और हर्ज नाम के एक एडिटर हैं जिन्होंने क्रिएट किया था टिंटिन को, और इनकी कॉमिक्स आज भी आपको किसी भी बुक शॉप में मिल जाएंगी। तो वो कॉमिक्स भी मुझे मिलती थी जब मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता था, और वो कॉमिक्स आई थिंक मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती थी, बहुत एडवेंचरस थी वो। तो वो टिंटिन पढ़ने की वजह से और ये जो ओरिगामी किया उसकी वजह से मुझे विजुअल आर्ट्स में, विजुअल कम्युनिकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और मुझे याद है उसी दौरान मुझे मैच बॉक्स कलेक्शन का भी शौक़ शुरू हुआ, तो मैंने माचिस के लेबल्स इकट्ठे करने शुरू किए। तो टीडियस प्रोसेस है, आपको ज़मीन से उठानी पड़ती हैं, साफ़ करनी पड़ती हैं, कट करके उसको कैटेगराइज करनी पड़ती हैं, और मेरे पास अराउंड 1994 तक कुछ 30,000 मैच बॉक्सेस हो गए थे इकट्ठे कर करके। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरा इंक्लिनेशन विजुअल आर्ट्स की तरफ ज़्यादा रहा। तो 92 या 93 की बात है जब मैं 11th का मैंने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, और मैं शायद दिल्ली गया होऊंगा क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम दिल्ली जाते थे, और वहाँ पे जितनी भी बुक शॉप्स हैं मैं हमेशा विज़िट करता था टू सी व्हाट गुड बुक्स आई कैन पिक अप।
एंड यूजुअली मैं ह्यूमर की बुक्स ही उठाता था या कार्टून्स की बुक उठाता था। तो मेरे हाथ 2-3 अच्छी कार्टून की बुक्स लगी और शायद मुझे टिंटिन से इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो भी कार्टून बुक्स की सीरीज़ है, तो इसलिए मुझे कार्टून में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे सुधीर धर नाम के कार्टूनिस्ट हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी सालों तक चीफ कार्टूनिस्ट रहे थे, जैसे आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे थे। तो मुझे सुधीर धर की, आर के लक्ष्मण की, एक कार्टूनिस्ट और थे अबू इब्राहिम, उनकी, सुधीर तलांग, और अगर हम ग्लोबल कॉमिक्स देखें तो उसमें हैगर द हॉरिबल, गारफील्ड, आर्चीज़, ये कुछ कॉमिक्स मिलती थी जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी कर लेता था क्योंकि पापा की पोस्टिंग कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में होती थी, वहाँ बुक शॉप्स होती नहीं थी। तो गर्मी की छुट्टियों में यही करते थे कि सारा सामान इकट्ठा कर लो, ऑडियो कैसेट्स ख़रीद लिए, कोई वीडियो कैसेट ख़रीद लिया और कुछ स्टेशनरी ख़रीद ली और कुछ बुक्स ख़रीद ली, ताकि फिर 8 महीने 10 महीने उस रिमोट एरिया में निकल जाएँ आपके आराम से। तो जब मैंने सुधीर धर की बुक देखी और मैंने उनके कार्टून्स पढ़े तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी कार्टूनिस्ट बनना चाहिए और मैंने कार्टूनिंग करनी शुरू करी। और ये बात है 92 की, आई थिंक, जब हजरत बल पे सीज हुई थी, जो कि श्रीनगर में एक सिंगल मीनार मॉस्क है। और गवर्नमेंट ने उस वक्त अनाउंस किया था कि जितने भी होस्टेजेस हैं और जितने भी टेररिस्ट भी हैं उन सबको हम अनाज देंगे, खाना देंगे। तो तब दिमाग में एक कार्टून आया था मेरे कि 2 भिखारी बाहर बैठे हुए उस मॉस्क के और कह रहे हैं कि यार हमें भी अंदर रहना चाहिए था, कम से कम खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता। तो ये कार्टून बहुत क्रिटिक था एक तरीके से, पर ये जब मैंने बनाया तो पापा ने कहा कि पेपर में छपना चाहिए ये। तो हम लोग आसपास के जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे वहाँ गए। तो एक था डेली एक्सेलसर, आई डोंट नो कि अभी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है अखबार, और दूसरा था कश्मीर टाइम्स। तो पहले हम डेली एक्सेलसर में गए क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर था और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा कार्टून है, पर अभी 1 हफ़्ता हो चुका है तो पता नहीं हमें ये छापना चाहिए नहीं छापना चाहिए। और हमने कहा ठीक है, फिर हम कश्मीर टाइम्स गए। उन्होंने बोला कि कार्टून अच्छा है बहुत, पर हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो कर सकते हैं तो हमने कहा कि ठीक है, आप बताइए क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बताया कि ये एक हमारा मैगज़ीन में आर्टिकल आने वाला है, इसके लिए आप कार्टून बना सकते हैं तो बना दीजिए। तो मैंने वो बना के दिया उनको बहुत अच्छा लगा और इस तरह से मेरे कश्मीर टाइम्स में कार्टून छपने शुरू हो गए। और हर महीने वो मेरे को कुछ 2-3 आर्टिकल्स देते थे, मैं उस पर कार्टून बनाता था और मैं सबमिट करता था। तो तब मैं 11-12 में, हाँ, डेली न्यूज़पेपर था ये, हाँ जी। उनकी एक चिल्ड्रंस मैगज़ीन भी आती थी, स्प्रिंगर, जिसमें उन्होंने मेरे को पूरा एक पेज डेडिकेट करके दिया हुआ था कार्टून्स पे। तो उसमें 4-5 कार्टून, उसमें स्टोरीज वगैरह नहीं, ऐसे सिंपल कार्टून, हाँ, इंडिविजुअल कार्टून्स के आपने 5-6 कार्टून्स देख लिए और आप हंस लिए। और फिर 6 महीने बाद डेली एक्सेलसर ने वो हजरत बल सीज वाला कार्टून मेरा पब्लिश किया। उस समय मेरे को ये बोल के मना कर दिया था कि 1 हफ़्ता हो गया है, थोड़ा डिले हो गए। हाँ, लेकिन जब उन्होंने शायद देखना शुरू किया होगा कि कश्मीर टाइम्स में रेगुलर कार्टून आ रहे हैं और कोई कार्टूनिस्ट था नहीं जम्मू एंड कश्मीर में तब, तो उन्होंने मेरा वो कार्टून भी पब्लिश कर दिया था। फिर उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग जयपुर हो गई और यहाँ पे भी फिर दैनिक भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में, इतवारी पत्रिका आती है, उसमें कार्टून्स छपते रहे हिंदी में। सर, अब आपके सफ़र में थोड़ा सा आगे चलेंगे और बात करेंगे शॉपर स्टॉप के दिनों की। आपके प्रोफाइल में शॉपर स्टॉप का जिक्र है, रिटेल का, उसके बारे में आप कुछ बताएं। शॉपर स्टॉप खुलने वाला था जयपुर में और वो लोग एक क्रिएटिव इंसान को ढूंढ रहे थे जो उनके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग संभाल सके। और उनका जो फॉर्मेट था वो ये था कि जब वो किसी नए शहर में अपना स्टोर खोलते थे तो वहाँ के जितने भी फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जाके हायरिंग करते थे या पूछते थे कि कौन है क्रिएटिव यहाँ पे, क्योंकि हमें क्रिएटिव प्रोफाइल के लिए कोई चाहिए। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी तो ये प्रोफाइल जो, अगर मैं सही हूँ तो अभी तो विजुअल मर्चेंडाइजर के नाम से ही आता है ये प्रोफाइल, लेकिन पहले कुछ क्रिएटिव कम्युनिकेशन हेड, मतलब पहले यही नाम चल रहा था या मतलब वीएम बाद में हुआ? रेमंड्स ने अप्रोच किया था कि हमें स्टोर में कुछ विंडो डिस्प्ले करने हैं और स्टोर के अंदर कुछ डिस्प्लेस करने हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ काम किया हुआ था, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि इसको विजुअल मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं।
94 में BS नागेश जी जो है वो शॉपर स्टॉप एज ए ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट इंडिया में पहली बार लेकर आए थे, और उसी के साथ विजुअल मर्चेंडाइजिंग आया इंडिया में। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जब तक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल नहीं आया था, लाइक शॉपर स्टॉप विच वॉज द फर्स्ट वन, तब तक विजुअल मर्चेंडाइजिंग टर्म का भी किसी को पता नहीं था। ऑल्दो US यूरोप में कुछ 200 साल से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे चीज़ें चल रही थी, काम हो रहा था। मेरे को एक चीज़ बहुत खटकती थी कि क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं करता है, और मेरे को क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सब डिज़ाइन के बारे में बात करते थे, डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन थिंकिंग, लेकिन वो क्रिएटिव डिज़ाइन कैसे आएगा उसके बारे में कोई मेंशन नहीं करता था। तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि मैं कैसे और क्रिएटिव बनूं और कुछ करूं इसमें। और मैं बहुत लोगों से मिलता था, आर्टिस्ट लोगों से मिलता था। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एक डिपार्टमेंट है जो मेरे को ज्वाइन करने की इच्छा थी पर नहीं कर पाया। मैंने BCom ले लिया था, और मैं वहाँ जाके देखता था कि वो लोग स्कल्पचर्स बना रहे हैं, कुछ एड्स बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पर मैं उनसे हमेशा मिलके बात करता था। और फिर मुझे लगा कि जितनी क्रिएटिविटी मैंने सीखी है मुझे उसको एक वर्कशॉप में ट्रांसफ़र करना चाहिए, और जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें जाके सिखाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम जितने भी यूथ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और फिर वहाँ से हम एक साथ ग्रो करें। तो मैंने उन दिनों 97-98 में एक 8 घंटे की वर्कशॉप बनाई थी क्रिएटिविटी की, हाउ टू डेवलप योर क्रिएटिविटी। और ये मैं वर्कशॉप जितने भी यहाँ पे डिज़ाइन कॉलेजेस थे, फैशन इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ फ्री में जाके कंडक्ट करता था स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स मुझसे 1-2 साल छोटे होंगे बस, पर आइडिया यही था कि जो मैंने सीखा है वो लोग भी सीख जाएं, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी का एक प्रोसेस मिल गया था जो स्कूल्स में आज भी नहीं सिखाते हैं। उस वजह से क्या हुआ कि जब शॉपर स्टॉप ने आके उन सबसे पूछा कि कौन है यहाँ पे क्रिएटिव, आपका कोई स्टूडेंट, तो उन सब लोगों ने मेरा नाम रेफ़र किया कि एक लड़का आता है, वो क्रिएटिविटी की वर्कशॉप्स लेता है यहाँ पे। और वो ढूंढते ढूंढते वो एयरपोर्ट आ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और इंटरव्यू के लिए ले गए थे। और जब इंटरव्यू हुआ तो HR का जो क्वेश्चंस थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इंटरव्यू के लिए ले जा रहे हैं। मुझे लगा उनको कुछ डिज़ाइन करवाना होगा, और बड़ी कंपनी है तो इसलिए गाड़ी वाड़ी में आए हैं और ये सब। और जब मैंने उनसे इंटरव्यू में बात करी तब पता चला कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और उन्होंने बोला कि हम एक VM ढूंढ रहे हैं। तो मेरा इंटरव्यू में क्वेश्चन ये था कि VM क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग। मैंने कहा वो क्या होता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा है, विंडो डिस्प्लेस होती हैं, मैनिक्विन्स होते हैं, कलर ब्लॉकिंग होती है, साइनेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और वहाँ से फिर मेरी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की जर्नी शुरू हुई। तो उनको मैंने ज्वाइन कर लिया था दिसंबर 1999 में, और 1-1.5 साल करीब मैंने बहुत काम किया जयपुर शॉपर स्टॉप में। और 1.5 साल के बाद वहाँ के जो MD थे मिस्टर BS नागेश जी, वो आए और उनको स्टोर देख के बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर तुम बॉम्बे में होने चाहिए, हमें तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है। और 2 महीने के अंदर मैं बॉम्बे पहुँच गया। सो मैं वहाँ पे जाके हेड शॉपर स्टॉप VM बन गया था, कॉर्पोरेट VM हेड। और फिर मैंने वहाँ पे 1-2 साल काम किया। एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे बीच में, जैसे आपने जब इनिशियली अपने स्टोर लेवल पे ज्वाइन किया था शॉपर स्टॉप को, तो तब जैसे आजकल क्या होता है कि डॉकेट्स आते हैं बने बनाए, और प्लानोग्राम्स वगैरह आते हैं, डॉकेट्स आते हैं, और उसी को बस इम्प्लीमेंट करना रहता है। मतलब आपको कुछ सोचना नहीं है, क्रिएटिविटी आपको कुछ करनी नहीं है। मतलब कहने के लिए क्रिएटिव जॉब है, फील्ड है, लेकिन वो रह नहीं गई ये चीज़ स्टोर लेवल पर। आपने स्टोर लेवल से शुरू किया था, और आप मतलब कंट्री लेवल पर भी आपने काम किया है। तो जब आपने स्टोर लेवल पे किया था तब भी क्या डॉकेट्स आते थे, मतलब तब कैसे होता था ये? तो मैं उन सौभाग्य लोगों में से था जो इस चीज़ को समझ रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हमारे पास यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट काफ़ी था, और हमारे में सीखने की भी बहुत भूख थी। तो हम लोग ही थे जो डॉकेट्स बनाते थे। तो हम लोग स्टोर में कुछ डिस्प्ले करेंगे और हम लोग ही डॉकेट बनाते थे। तो मुझे याद है
शॉपर स्टॉप का जो पहला वीएम मैनुअल था वो मैंने ही बनाया था, जबकि मैं स्टोर वीएम था। पर क्योंकि शॉपर स्टॉप के पास वीएम मैनुअल नहीं था तो मुझे वो गैप नज़र आया, तो मैंने फुलफ़िल किया। सेम उसी तरह जैसे मुझे लगा कि हाँ, क्रिएटिविटी सीखने के लिए कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो मैंने एक क्रिएटिविटी की वर्कशॉप डेवलप करी। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे आसपास क्या चीज़ है जो मिसिंग है और मैं उसको फुलफ़िल कर देता हूँ। यस, तो मैंने पहला मैनुअल बनाया तो उसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स ऐड किए। फिर ऑफ कोर्स हमारे सीनियर्स थे, बॉसेस थे, मैनेजमेंट में लोग थे जो वेल इन्फॉर्म थे। फिर उन्होंने गाइड किया कि इसका प्लानोग्राम ऐसे बन सकता है, इसका प्लानोग्राम ऐसे बन सकता है, तो हमने धीरे धीरे करके फिर डेवलप करना शुरू किया। एक बात तो ये है कि जैसे विजुअल मर्चेंडाइजिंग को हम साइलेंट सेलर के रूप में जानते हैं, मानते हैं कि अगर आपने वीएम गाइडलाइंस जो भी कंपनी आपको बता रही है, अगर आपने वो फॉलो कर रखे हैं तो आपको वो सेल को बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि सेल टीम जो होती है, सेल्स टीम जो टेक्निकली जो स्टोर लेवल पे पुश कर रहे हैं मर्चेंडाइज को कि वो बिके, तो उनका ऐसा मानना रहता है कि जितना ज़्यादा हम दिखाएंगे उतना ज़्यादा बिकेगा और जितना ज़्यादा स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा बिकेगा। लेकिन तो कई बार वो डॉकेट से अलग चले जाते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा पुश कर रहा है, बजाय उसके कि जो वीएम गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से उतना बिजनेस नहीं हो रहा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तो ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया में नहीं है या किसी छोटे या बड़े ब्रांड में नहीं है। जिन लोगों को विजुअल मर्चेंडाइजिंग के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है और वो लोग सेल्स में स्ट्रॉन्ग है, उनको लगता है कि ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें साइंटिफिक तरीके से और लॉन्ग टर्म काम करना है तो वहाँ वीएम बहुत हेल्पफुल है। अगर सामान रख के भर के बेचना है तो वो एक शॉर्ट टर्म आपका गोल है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है वो लोग ऐसी साइंस को, ऐसे आर्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि इस वीकेंड पे बेचो, ख़त्म करो, क्योंकि कल पता नहीं हम लोग इस कंपनी में रहेंगे नहीं रहेंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म जो कंपनी में काम करेगा वो वीएम को फॉलो करेगा और इसीलिए डॉकेट्स वगैरह बन के आते हैं। और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। मुझे याद है बांद्रा शॉपर स्टॉप में हमने एक फ्लोर था हमारा, 3rd फ्लोर, जहाँ पे कैजुअल्स था, डेनिम सेक्शन था और वो ओवर क्राउडेड था, क्योंकि उनका यही मानना था कि जितना दिखाएंगे उतना ही बिकेगा। लेकिन इतना सामान आ चुका था कि वहाँ कस्टमर्स ने घुसना बंद कर दिया था, चलने की जगह नहीं थी, सामान देखना तो बहुत दूर की बात। तो हमने मिलके कॉल लिया स्टोर मैनेजर के साथ कि रिड्यूस करते हैं, देखते हैं 1 हफ्ते के लिए, सेल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं पड़ेगा तो वापस आप वैसे ही कर लेना। और हमने जो हमने प्लानोग्राम बनाया था या स्टोर लेआउट बनाया था उसके हिसाब से हमने फिक्चर्स फॉलो किए, कैपेसिटी को करेक्ट किया और सेल कुछ 63% ऊपर चली गई, क्योंकि लोग वहाँ गए, देख पा रहे थे, ब्राउज़ कर पा रहे थे, घूम पा रहे थे। तो वहाँ जितने लोग थे सब लोगों के लिए आई ओपनर था कि स्टॉक्स हमने शायद 50 या 60% कम कर दिए थे, तब 63% सेल ऊपर चली गई थी, ग्रोथ हुई थी। ऐसे बहुत सारे मैंने लाइफ में कंपनीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ जहाँ लोगों ने सपोर्ट किया और हमेशा यही रिजल्ट्स आए। पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप भारतीय कंपनियों के साथ भी आपने काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो दोनों की अप्रोच में क्या फ़र्क है और भारतीय कंपनियाँ कहाँ पीछे रह जाती हैं? मुझे लगता है भारतीय जो कंपनीज़ हैं वो लोग अल्टीमेटली तो ग्लोबल कंपनीज़ को ही फॉलो करती हैं, लेकिन वो उनको सिर्फ विजुअल तरीके से ही फॉलो कर पाती हैं। वो उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को ढंग से समझ के फॉलो नहीं कर पाते, ना ही प्रोसेसेस को ठीक से फॉलो कर पाते हैं। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं हम ब्रांड पर्सोना, जिसका मतलब ये है कि एक ब्रांड की पर्सनैलिटी है जो उनके हर चीज़ में नज़र आती है। तो जैसे अगर मैं एक ब्रांड का नाम लूँ, ज़ारा या H&M या मैंगो या मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ये चारों ब्रांड्स इंडिया में मेरे ख्याल से हर शहर में और बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप इनकी विंडो डिस्प्लेस देखोगे, हैंगर्स देखोगे, डिस्प्ले मेथड्स देखोगे, साइनेजेस देखोगे, फसाड देखोगे, तो आपको मुझे बिना बताए
आप बता दोगे कि ये वाला ब्रांड है, ये ज़ारा है, ये मैंगो है, ये H&M है। मैं आपको विंडो डिस्प्ले भी दिखाऊंगा और उनके नाम छुपा दूंगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इंडियंस ये चीज़ अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, इंडियन ब्रांड्स। अभी दिवाली आएगी तो आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कोई भी 4 ब्रांड उठा लीजिए आप। तो मैंने एक केस स्टडी की थी, शॉपर स्टॉप, पैंटलून्स, रिलायंस ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल। ये मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान के हर शहर में ये चारों ब्रांड्स हैं और बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं। और जब दिवाली होती है तो इन सब की दिवाली की विंडोज़ की जाती हैं और इनकी बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं, आई थिंक 20 फीट, 15 फीट बाय 10 फीट। दैट इज़ द काइंड ऑफ अ फॉर्मेट विच इज़ अ लैंडस्केप फॉर्मेट। आप इस बार जब दिवाली की विंडोज़ होंगी, आप इन चारों की फ़ोटो खींचेगा और नाम छुपा दीजिएगा और फिर लोगों से पूछेगा कि कौन सा ब्रांड है। वो कोई ब्रांड बता नहीं पाएगा कि ये शॉपर स्टॉप है या लाइफस्टाइल। वो विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी गुड फेस्टिव विंडोज़। दिवाली को भी अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ होता है, मर्चेंडाइज डिस्प्ले, सब कुछ इज़ परफेक्ट। वो ब्रांड पर्सोना मिसिंग होता है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं प्राडा की या लुई विटॉन की या और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नॉट नेसेसरी कि लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड पर्सोना आप बिना ब्रांड का नाम देखे आप बता सकते हो कि ये ब्रांड है। तो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ बहुत मेजरली लैक कर रहे हैं। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने वो दौर भी देखा है जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसे हम आसान भाषा में LPG पॉलिसी कहते हैं, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। और तकरीबन वही समय है जब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल भी इंडिया में आया। तो आपने क्योंकि अभी तक की पूरी जर्नी देखी है इस सेक्टर की, कैसे इवॉल्व हुआ है ये सेक्टर? मुझे लगता है कि लोग हमेशा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और वेस्टर्न चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस रहे हैं हिंदुस्तान में, आज भी हैं। बहुत तो लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए लंदन और दुबई ही जाते हैं, यहाँ करते भी नहीं हैं शॉपिंग। और आज भी अगर आप देखोगे तो कितने लोग कनाडा जाने के लिए परेशान रहते हैं, US जाने के लिए परेशान रहते हैं, लंदन जाना है उन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करनी है। तो ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ये बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है। तो रिटेल में तो ऑफ कोर्स उसका बहुत मेजर रोल प्ले है। तो जब ये ऑर्गेनाइज रिटेल आया तब लोगों को बहुत अच्छा लगा और हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में एक नॉच ऊपर आना चाहता है। तो ऑर्गेनाइज रिटेल ने आई थिंक उस चीज़ में उनको हेल्प करी। आप वही शर्ट खरीद रहे हो जो आप पहले किसी एक दुकान से खरीदते थे, अब आप एक मल्टी ब्रांड आउटलेट से खरीद रहे हो, उसी प्राइस में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। और मेरे ख्याल से वहीं से जो एक नॉच बढ़ा, फिर कंपटीशन आ गया, उसने उससे अच्छा शॉप खोला, फिर एक और कंपटीशन आ गया, उसने एक और अच्छा शॉप खोला, फिर कोई ग्लोबल कॉम्पिटिटर आ गया, उसने 4 अच्छी दुकानें खोल दी। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट गॉट डेवलप्ड एंड इट्स स्टिल डेवलपिंग। क्योंकि हमने विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिस्कस कर लिया है, आपका इनिशियल डेज भी हमने डिस्कस कर लिया है और आपका इनिशियल करियर भी हमने ट्रेजेक्टरी डिस्कस कर ली है। इसके बाद मैं फाइनली आना चाहूँगा उस आइडिया पर जिस पर आपने काम किया और जिसको आपने स्थापित किया, जिसे आज हम पेंसिल बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पेंसिल बॉक्स का एक परिचय और फिर हम उस पर बात करें। तो अगेन मैं जाना चाहूँगा 1997-98 में, क्योंकि वो समय था जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी। और अच्छा, ये भी बता दीजिए कि पुरानी कंपनी का क्या नाम था? पुरानी कंपनी का नाम था रैविश द क्रिएटर्स। तो मेरा एक कलीग था विनय, मेरा अच्छा दोस्त भी है, आज भी है, जयपुर में ही है। तो उसी ने बोला कि वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा था और मैं डिज़ाइनिंग में अच्छा था, तो उसने कहा था कि मैं काम लेकर आऊँगा तो काम करना। तो ऐसे हमने अपनी कंपनी खोली थी। बाद में उसने अपनी कंपनी खोल ली थी और मैंने अपनी कंपनी फॉलो करी। तो नाम भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि रैविश अच्छा नाम है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा नाम है। और उस समय हम काम के भूखे थे कि कुछ क्रिएटिव काम मिल जाए करने के लिए। और उस दौरान भी मुझे जो क्लाइंट आके जो कुछ भी मांगता था और मुझे नहीं आता था, मैं तो भी हाँ बोलता था। जैसे एक क्लाइंट ने बोला कि आप फाउंटेन डिज़ाइन कर सकते हैं क्या? मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा हो जाएगा। कितने दिन हैं? उन्होंने कहा 10 दिन। मैंने कहा ठीक है। अब वो 10 दिन में जयपुर में जितने लोग फाउंटेन बनाते हैं या जितनी किताबें मैगजीन्स में ढूंढ सकता हूँ, वो मैं जाके पढ़ूँगा, मिलूँगा, सीखूँगा।
और फिर खुद अपनी अकल से डिज़ाइन बना के उनको दिखाऊंगा, 10 दिन फाउंटेन रेडी हो जाएगा। ऐसे ही किसी ने मेरे को बोला कि आप स्विमिंग पूल गार्डन डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ मैं पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मैंने कहा हो जाएगा। फिर मैंने स्विमिंग पूल के बारे में स्टडी किया, गार्डन के बारे में स्टडी किया, पौधों के बारे में स्टडी किया कि कौन से प्लांट्स 1 फीट के रहते हैं, कौन से 2 फीट के, फिर मैं फूल किस सीज़न में लगते हैं उसके हिसाब से लगाना चाहिए। और मैंने उनको एक बड़ा अच्छा कलरफुल प्लान दिया तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट की जो प्रोफाइल है उसके आसपास जा रहा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। डिज़ाइन मैंने जैसे बताया, डिज़ाइन हर चीज़ में है जी। तो लेकिन मतलब आजकल ये काम आर्किटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर्किटेक्ट से काम कर रहे हैं। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि रॉट आयरन और लकड़ी का कुछ आप बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने फिर एक रॉट आयरन और वुड के सप्लायर से आके बात करी, देखा वो कैसे बना रहे हैं और फिर अपना कुछ डिज़ाइन बना के उनको दिखाया। फिर किसी ने बोला कि आप बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, बुक कवर। मैंने कहा तो आज भी अगर आप वो बुक देखेंगे हिंदुइज़्म के नाम से है, मिस्टर धर्मवीर सिंह की, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लैंग्वेजेस में है। तो उसका कवर डिज़ाइन किया हुआ मेरा ही है। और मैं दिल्ली बॉम्बे जाता हूँ और वो टूरिस्ट एरियाज़ में जब लड़के बेच रहे होते हैं कार के बाहर, तो देख के खुशी मिलती है कि पता नहीं कब किया था डिज़ाइन ये मैंने। तो ऐसे मैंने बहुत कुछ हाँ बोल के सीखा और ये सब कुछ मेरे को मेरे वीएम करियर में हेल्प हुआ। तो जब 2018 में मैं आदित्य बिरला में था, तब मुझे लगा कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी कंपनी शुरू करूं। और बैंगलोर में भी था तो स्टार्टअप कल्चर बहुत बूम पे था, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी अपनी कंपनी लॉन्च करता हूं। तो मुझे ये दिन याद आए और इन दिनों में मुझे याद आया कि पेंसिल जो थी वो मेरी बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड था, क्योंकि हर चीज़ जो मुझे क्रिएट करनी होती थी वो मैं पेंसिल से ही क्रिएट करता था। तो कहीं ना कहीं वो पेंसिल का इन्फ्लुएंस था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कंपनी का नाम रखना चाहिए पेंसिल से रिलेटेड। तो पेंसिल बॉक्स कैसा रहेगा, क्योंकि पेंसिल बॉक्स में एक तो पेंसिल है जिससे आप क्रिएट करते हो, फिर इरेज़र है जिससे आप गलतियाँ या मिस्टेक्स सुधार सकते हो, फिर आपके पास शार्पनर है जिससे आप आइडियाज़ को शार्पन कर सकते हो, फिर आपके पास स्केल है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल था नहीं था। और इसके अलावा अगर आप किसी भी बच्चे का पेंसिल बॉक्स देखोगे तो उसमें आपको कुछ क्रिएटिव नज़र आएगा। जैसे कोई मिनिएचर कार रखता है, उसमें कोई स्टिकर रखता है, कोई बूमर रखता है, कोई टॉफ़ीज़ या कैंडीज़ रखेगा, किसी के पास अपना कोई छोटा खिलौना होगा, उसका टुकड़ा रखा हुआ होगा। तो वो चीज़ वो ब्रांड पर्सोना दिखाता है उसके बारे में कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ की मैंने आपसे मेंशन किया था जो इंडियन ब्रांड्स में मिसिंग है, तो वो ब्रांड पर्सोना उस इंसान का जिसका वो पेंसिल बॉक्स है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स कीप इट पेंसिल बॉक्स, जिसका मेजर कंसर्न ये रहेगा कि अगर क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा तो हमारे काम में उनका ब्रांड पर्सोना इंटैक्ट रहेगा। तो ये सोच के हमने फिर पेंसिल बॉक्स नाम रखा। जब ये शुरू हुई तो किस तरीके के चैलेंजेस आपने मतलब फेस किए, क्योंकि 2018 में आपने ये शुरू किया और 2016 में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया था देश में, और उसके बाद से स्टार्टअप अभी तक चल रहा है और कई सारे यूनिकॉर्न्स भी बन गए और ये कल्चर अब ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आपके किस तरीके के चैलेंजेस रहे इनिशियली? तो जब मेरी वीएम की जर्नी जो थी वो मैं बताना चाहूँगा थोड़ी सी। जब मैं शॉपर स्टॉप पे था तो मैंने शॉपर स्टॉप को कुछ 4 या 5 साल हेड किया एज ए वीएम। फिर मैं लैंडमार्क ग्रुप दुबई चला गया था। मैंने वहाँ 2 साल करीब लैंडमार्क ग्रुप में काम किया और वहाँ पे भी मैंने लैंडमार्क ग्रुप का लोगो डिज़ाइन किया, विच इज़ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का जो आज लोगो है ये जो इंडिया का लोगो है वो अलग है जी, जो ग्लोबल लोगो है वो अलग है। तो ग्लोबल लोगो मेरा डिज़ाइन किया हुआ है आज भी। दे हैव नॉट चेंज्ड इट, इट्स बीन 20 ईयर्स नाउ। तो वो भी देख के खुशी होती है। और तब मैं एम्प्लॉई था जब मैंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया था और मैंने फ्यूचर ग्रुप ज्वाइन किया था, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप तब टेलीकॉम सेक्टर एक्सपेंड कर रहा था और उनका एक जॉइंट वेंचर था दुबई की कंपनी के साथ जिसका नाम था एक्जिम टेलीकॉम। तो वो लोग कंपनी लॉन्च कर रहे थे और मैंने उनको आके इंडिया में ज्वाइन किया और मैंने कोई 6 साल करीब फ्यूचर ग्रुप में एक्जिम टेलीकॉम के अंडर काम किया। हमने कुछ 1000 स्टोर खोले होंगे मोबाइल्स के। अगर आपको याद हो तो 2006 से लेकर 12 तक मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हर तरह के मोबाइल्स आ रहे थे।
गेमिंग के अलग, म्यूज़िक के अलग, बिजनेस फ़ोन्स अलग, और नोकिया टॉप पे था उस वक्त। हालांकि उसके बाद इट गॉट कम्प्लीटली वॉश्ड आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो उसके बाद मैंने प्लैनेट स्पोर्ट्स में काम किया, फिर मैंने आदित्य बिरला में काम किया। लेकिन जब मैं दुबई से वापस आया था तब गूगल वगैरह लॉन्च हो चुका था, फेसबुक, यूट्यूब आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन या ट्रायल बेसिस पे चल रहे थे उनके कुछ ना कुछ, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपोजर मिलता था। तब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं एक न्यूज़लेटर जो लॉन्च करूं, जिसका नाम था थिंक टैंक। तो ये मैंने फ्री न्यूज़लेटर लॉन्च किया था कुछ 2006 में या 7 में इंटरनेट पे, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। आइडिया यही था कि वीएम की सारे नॉलेज उसमें हम डालें, जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं वो हम कवर करें उसके अंदर, पब्लिश करें उसका ऑनलाइन, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड था। वेबसाइट के रूप में? हाँ, वेबसाइट था। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था। वो इंटरनेट में बहुत अच्छे थे, वो कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया था। तो हम न्यूज़लेटर बनाते थे और अपलोड कर देते थे बस, और हमने कोई मार्केटिंग नहीं की। हमें मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी इंटरनेट की। हमें इतना पता था कि हाँ इंटरनेट है, इसमें हमने डिजिटल बना के अपलोड कर दिया है, और लोग अपने आप ढूंढ के जाके वहाँ सब्सक्राइब करते थे। तो जो लोग सब्सक्राइब करते थे उनको ये लिंक या न्यूज़लेटर चला जाता था। तो ये 2006 से लेके 2009 तक मेरे ख्याल से कुछ 40 या 50 न्यूज़लेटर्स हमने लॉन्च किए थे। और 2009 में फिर टाटा मैकग्रॉ हिल ने हमें अप्रोच किया कि हमने आपके न्यूज़लेटर्स देखे हैं कि आप एक बुक लिख सकते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे, टेक्स्ट बुक। तो मेरे पास इन न्यूज़लेटर्स की वजह से काफ़ी नॉलेज बेस कंटेंट था मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर एक मैंने बुक लिखी ऑन विजुअल मर्चेंडाइजिंग विच इज़ पब्लिश बाय टाटा मैकग्रॉ, और उससे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि हमने क्या किया उसमें, हर चैप्टर के बाद इंडस्ट्री में मैं जो वीएम्स को मैं जानता था उनका इंटरव्यू भी मैंने पब्लिश किया। तो अगर उसमें कुछ 8 या 11 चैप्टर्स हैं तो 8 या 11 वीएम्स के इंटरव्यूज़, उनके व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गया मैं, उन लोगों को अच्छा क्रेडिट मिल गया, और मुझे तो खैर काफ़ी अकम्पलिशमेंट फील हुआ दैट टाटा मैकग्रो जैसी कंपनी ने आपकी बुक पब्लिश करी हो, विच इज़ अ टेक्स्ट बुक। तो वो मैं आज भी किसी फैशन स्कूल में जाता हूँ या बिज़नेस स्कूल में जाता हूँ जहाँ रिटेल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, तो उनकी लाइब्रेरी में मुझे वो बुक दिखती है तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद 2012 में मैंने आदित्य बिरला ज्वाइन कर लिया था, और 2016 में फिर मैंने एक और सेकंड बुक लॉन्च करी जिसका नाम था ABCD VM, एनीबडी कैन डू विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ये प्लेइंग कार्ड्स के फॉर्म में थी, और इसमें 52 कार्ड्स थे, प्लेइंग कार्ड्स। हर कार्ड पे एक VM टिप लिखा हुआ था, और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप हर हफ्ते एक टिप इम्प्लीमेंट करते तो 1 साल में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जंप करना चाहते हैं। अब बेसिक्स नहीं है आपके तो आप यू विल फॉल। बिल्कुल। तो ये हमने प्लेफुल बनाई थी प्लेइंग कार्ड्स के फॉर्म में, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर रिटेल स्टाफ, क्योंकि इन लोगों के पास, दोनों के पास, स्टूडेंट्स के पास इंटरेस्ट नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ें, और सेल्स स्टाफ के पास टाइम नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ें। तो मैंने कहा कि ये एक प्लेइंग कार्ड्स फ़न वे है, पॉकेट में भी आ जाएगा, खेलना चाहते हैं खेल भी सकते हैं, और खाली टाइम में स्क्रॉल करते हैं। हाँ, और इसमें काफ़ी अच्छे बेसिक्स हमने ऐड किए थे। और तो जब 2018 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तब तक मार्केट में क्रेडिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो मुझे ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा हुआ था। हमने काफ़ी विंडो डिस्प्लेस के अवार्ड जीते हुए थे इंस्टोर एशिया में, और फसाड डिज़ाइनिंग के अवार्ड जीते हुए थे, बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अवार्ड्स जीते हुए थे। और जो एक मैगज़ीन आती थी VMRD, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल डिज़ाइन, उसमें मेरे कुछ 35 से लेके 40 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके थे। आई थिंक अभी तक हाईएस्ट ही होंगे इंडिया में, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था शेयर करने का, कुछ अच्छा किया है शेयर करो।
मैंने नहीं अच्छा किया, किसी और ने अच्छा किया है, तो उसकी स्टोरी बना के भी विल शेयर इट। तो उसकी वजह से वीएम की इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है इंडिया में, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जानते थे, तो ऐसे कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आई। डेफिनेटली जो नए ब्रांड्स आ रहे थे उनको पिच इन करने में, समझाने में टाइम लगता था, बिकॉज उनके लिए एलियन था कि व्हाट इज़ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, हमारी डिज़ाइन टीम कर लेगी। उसको थोड़ा सा और समझना चाहूँगा, जो मतलब ये जवाब जब मिलता है कि हमारी डिज़ाइन टीम कर लेगी, फिर आपको कितना मुश्किल होता है ये एड्रेस करना कि नहीं आपकी डिज़ाइन टीम कर लेगी लेकिन मेरी ज़रूरत है आपको। तो हम कभी भी इतने ज़्यादा पुशी पिचिंग में नहीं रहते थे कि हम समझाएंगे तभी आपको आएगा। अच्छा। हम उनको अवेयर करते थे कि देखिए साइंस है ये, और एग्जांपल देते थे उनको कि आपको क्या लगता है कि शॉपर स्टॉप में घुसते ही परफ्यूम का सेक्शन क्यों होता है, आपको पता है कि परफ्यूम का सेक्शन क्यों होता है घुसते ही? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उसके पीछे साइंस है। तो परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आप इमीडिएटली लगा के स्मेल करके नहीं खरीदते हो आप, तो इसीलिए शॉपर स्टॉप में ये एंट्रेंस पे होता है कि जब आप घुसें और जब आपको टेस्टर्स ऑफ़र किए जाएं तो आप लगा लीजिए और आप अपनी शॉपिंग के लिए चले जाइए। जब आप एवरेज 20 मिनट 30 मिनट शॉपिंग करने के बाद लौटें, तब आप सूंघ के डिसीजन लीजिए कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो इस वजह से परफ्यूम्स एंट्रेंस पे होते हैं, शॉपर स्टॉप में नहीं। जितने भी हाँ, जितने भी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, एंट्रेंस पे आपको लॉजिक वही है, लेकिन वो लॉजिक इंडिया में तो आ गया, लेकिन लॉजिक वही रह गया। अभी उनको लगता है कि हाँ एंट्रेंस में परफ्यूम सब रखते हैं, तो इसलिए हम भी रखते हैं, देखने में अच्छा लगता है। मैंने कहा देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर ये लॉजिक है एक। ऐसे ही रिटेल में हर कॉर्नर, हर स्क्वायर फीट के पीछे एक लॉजिक है, तो हम ऐसे उनको समझाने की कोशिश करते हैं। उनको समझ में आता है तो ऑफकोर्स हम प्रोजेक्ट करते हैं, उनको नहीं आता है तो हम पीछे हट जाते हैं कि ठीक है आप कर लीजिए। और ऐसे 3-4 ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया और बहुत डिस्कशंस भी हुए, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद कर लेंगे, पर मुझे आज वो ब्रांड नज़र नहीं आते हैं। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, साइंस है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ये भी आपके पूरे डिस्कशन से मैं इस नतीजे पर भी पहुंच रहा हूँ कि साइंस तो है और टेक्निक्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, सब बातें हैं, प्रोसेस है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। तो उसके लिए कैसे हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं, कैसे देश में और युवाओं में, क्योंकि ये करियर भी है अपने आप में, और देखता हूँ कि कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं एज कम्पेयर, जो आपने भी अनुभव किया होगा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं उनके कंपैरिजन में विजुअल मर्चेंडाइजिंग, रिटेलिंग ये उतना एक तो नोन भी नहीं है, और प्लस उसमें लोगों को एवेन्यूज़ पता भी नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें कि कैसे इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा सकती है और युवाओं को कैसे इसके प्रति उत्साहित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, अगर उनमें से कोई इनिशिएटिव ले और कुछ नेशनल लेवल पे टाइप करें स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, और वहाँ पे अवेयरनेस कुछ प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स की जाएं, बताने के लिए बच्चों को कि रिटेल कितना वास्ट है और कितना ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है और प्रोफेशन है अब, और विद इन रिटेल बहुत सारे प्रोफेशंस हैं उसमें जो दे कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, या 12th के बाद और क्या पढ़ाई करें ताकि वो रिटेल में आ पाएँ। तो आई थिंक वही चीज़ है जो हेल्प करेगी। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड्स शुरू किए जाएं, रिकॉग्निशन शुरू किए जाएं प्राइवेट सेक्टर के रिटेल में भी, तो आई थिंक लोगों को पता चलेगा कि अच्छा रिटेल में बहुत स्कोप है या रिटेल में ही जाना चाहिए। और इसलिए हमने पीएमओ को एक लेटर भी लिखा था कि आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि हमारे मिनिस्ट्री में आर्ट, डिज़ाइन एंड इनोवेशन की एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, which will join all these dots, which will encourage students who are in the schools to get into the innovation and creative professions. We will also connect with all the other ministries to improve their design concepts and initiatives. क्योंकि आए दिन कोई ना कोई इनिशिएटिव आता है गवर्नमेंट की तरफ से,
उसमें वो लोग लोगो डिज़ाइनिंग का ऐड देते हैं। वो माईगॉव में बहुत कैंपेन्स आते हैं। अगर ये मिनिस्ट्री बन गई तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री कैन मॉनिटर इट। अब मैंने भी उसमें एक दो बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब तक मैं पार्टिसिपेट करने जाता हूँ उसमें दिखता है कि 4800 एंट्रीज़ आ चुकी हैं और 700 एंट्रीज़ के बाद उन लोगों ने देखना बंद कर दिया है। तो इसकी वास्टनेस इतनी है, टैलेंट इतना है इंडिया में कि जो भी माईगॉव देख रहे होंगे उनका इंटरेस्ट डिज़ाइन में नहीं है, उनका इंटरेस्ट उनको एक पिक करना है। तो अगर ये आर्ट डिज़ाइन एंड इनोवेशन की मिनिस्ट्री बन जाती है अगर, तो शायद हम लोग बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी। आपने पीएमओ को एक लेटर लिखा था, उसका कोई जवाब? ऑटोमेटेड तो जवाब आते रहते हैं, फिर हमें लिखना पड़ता है कि भाई आपका ऑटोमेटेड रिप्लाई है, आप प्लीज़ इसको कंसिडर करिए। तो फिर वहाँ से फिर एक और ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है, तो मतलब जवाब नहीं आया, फिर यही आता है जवाब कि आपका टिकट क्लोज कर दिया है हमने। बॉक्स पर हमने बात की आपके आइडिया के बारे में, आपने शुरुआत बताई, आपने नाम के बारे में बताया, आपने बताया कि मतलब नाम क्यों रखा और क्या आइडिया उसके पीछे। बेसिकली अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पेंसिल बॉक्स क्योंकि हम क्या समझें, क्योंकि एक अगर लेमैन को मैं बताना चाहूँ कि एक कंपनी है पेंसिल बॉक्स, तो किस में डील कर रही है पेंसिल बॉक्स? तो ये मतलब ये आप काइंड ऑफ वीएम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ओवरऑल डिजाइनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, या क्योंकि आपके मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप ट्रेनिंग्स भी ऑफर करते हैं, सेशंस भी ऑफर करते हैं, 1-on-1 कॉल्स भी ऑफर करते हैं, तो किस तरीके का ओवरऑल आपके ऑपरेशंस क्या है? तो मैंने क्योंकि 20 साल एज ए विजुअल मर्चेंडाइजर काम किया है, तो रिटेल में हमारे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स भी रिटेल रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं। पर अगर आप किसी को बताना चाहें लेमैन को कि पेंसिल बॉक्स क्या करता है, तो हम एक डिज़ाइन कंसल्टेंसी है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्रिएटिवली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पेंसिल बॉक्स इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट, और पेंसिल बॉक्स इज़ द आंसर फॉर दैट। अब कई बार क्या होता है कि लोग प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और कुछ और प्रॉब्लम लेकर आते हैं हमारे पास, तो हम फिर डिस्कवर करते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ के और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम सच में ये है या ये है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप मतलब करते हैं? कोई कंपनी आई हमारे पास, उन्होंने बोला कि हमें लोगो चाहिए और हमें क्रिएटिव लोगो चाहिए। तो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्यों चाहिए, तो उनके आंसर्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि उनको क्रिएटिव लोगो नहीं चाहिए, उनको एक क्रिएटिव अप्रोच चाहिए अपनी कंपनी की तरफ से। लोगो जो है वो अच्छा है, पर क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको लगता है कि लोगो में प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल के लिए फिर हमें लगता है कि अच्छा ये ठीक से अप्रोच नहीं कर पा रहे कस्टमर्स को, तो हम उसके लिए कुछ POSM या एक इनोवेटिव बिजनेस कार्ड या कोई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल, तो जितने भी ये बैनर्स, पोस्टर्स, स्टैंडीज़, ये सब POSM में आते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट के मटेरियल्स आप देखते हैं एग्जीबिशन में, स्टोर्स में, इनको POSM बोलते हैं। तो जब वो अप्रोच करते हैं लोगों के लिए, तो हम वही क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों चाहिए, अभी इस वाले लोगों में क्या प्रॉब्लम है, तो वो कई बार बता नहीं पाते। कई बार लोग ये तो नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो तो खैर पर्सनल चॉइस तो हमेशा ही बोलते हैं जी। तो उसके लिए फिर हम उसको हम सोल्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम भी हेल्प नहीं कर सकते। और अगर आपने क्यों वही वाई का जवाब दे दिया अगर आपने, तो फिर हम काफ़ी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं फिर आपके लिए। आपने वाई की बात की है, और क्योंकि आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, तो स्टार्टअप में भी वाई का बहुत महत्व है। और अगर पेंसिल बॉक्स का वाई अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या था? मेरे ख्याल से पेंसिल बॉक्स का वाई था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम जो भी डिज़ाइन करना चाहें वो हम कर सकते हैं अब, और कहीं भी डिस्प्ले करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमें किसी डिज़ाइन ब्रीफ की ज़रूरत नहीं है, हमें डिज़ाइन अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में जो आइडिया आएगा हम वो बनाएंगे, और उसको जिस भी प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्व करना है हम कर सकते हैं बिना झिझके या बिना डरे। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से आई थिंक पेंसिल बॉक्स शुरू किया गया था, और उसका सक्सेस रेट भी हम वैसे ही देखते हैं
कि कितने डिज़ाइन इनोवेटिव डिज़ाइंस हमने एक साल में किए हैं और कितना लोगों ने वो अप्रिशिएट किया है पब्लिकली। कई बार स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू की तरफ चले जाते हैं, आप क्या मानते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसमें? सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, ज़िंदगी के हर लेवल पे लोग दूसरों को ऐसे ही जज करते हैं कि कितने पैसे कमाएं। कुछ लोगों के लिए अवार्ड जीतना सक्सेस कंसिडर करते हैं उसको। कुछ लोग के पास कितनी रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न करी है या कितनी पावर है उनके पास, उससे वो लोग अपनी सक्सेस जज करते हैं। और कुछ लोग जज करते हैं कि वो कितने पीसफुल हैं लाइफ में और कितने खुश हैं अपना काम करके। तो सेम स्टार्टअप में भी ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग 95% लोग जो हैं वो शायद मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। पर अगर आप डेटा देखोगे तो मैक्सिमम 5 साल से पहले ही 95% स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनका वाई क्लियर नहीं होता और उनको लगता है कि अचीवमेंट इज़ मनी, जबकि मनी इज़ जस्ट द आउटकम। एज अ स्टार्टअप दे शुड कम अप विद अ गुड सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट्स। जनरली क्या होता है कि दे हैव अ सोल्यूशन और उसके बाद फिर वो लोग प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करते हैं कि सोल्यूशन तो मैंने निकाल लिया है, अभी मैं ढूंढता हूँ कि प्रॉब्लम बनाता हूँ पहले। हाँ, कि ये प्रॉब्लम आपके पास है क्या, तो मेरे पास सोल्यूशन है। उल्टा होना ये चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम थी तो मैंने ये सोल्यूशन बनाया है उसके लिए। तो अगर ये इक्वेशन स्टार्टअप चेंज कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर। इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी अच्छा डिस्कशन आपके साथ हमारा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी ये बातचीत पसंद आई होगी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप देख रहे थे द फाइंडर न्यूज़। ये कार्यक्रम का नाम है फाउंडर्स स्टोरी। मैं हूँ प्रियांशु त्रिपाठी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।